आपको बता दें कि जहां जहां पर भी फूलन देवी की मूर्ति लगानी थी वहां वहां पर पुलिस ने मूर्तियां जब्त कर ली हैं। और सबसे पहले आपको बता दें कि बैंडेज क्वीन की प्रतिमा को औरैया में जब्त किया गया और उसके बाद उन्नाव, अयोध्या और वाराणसी में भी बैंडेज क्वीन की जो प्रतिमा है उसे जब्त कर लिया गया और जो कार्यकर्ता हैं उन्हें नजरबंद किया गया है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होने हैं उसके बाद सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। जिस तरीके की तस्वीरें लगातार गांव में 20 फीट ऊंची प्रतिमा लगाने की योजना वीआईपी पार्टी के द्वारा थी। एक निजी स्कूल है जहां पे 20 फीट की प्रतिमा स्थापित भी कर दी गई थी। आज सिर्फ उसका अनावरण होना था मूर्ति का, जिसमें वीआईपी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको आना था, मुकेश सहनी जी को आना था। और आने देर रात की बात करें तो देर रात में प्रतिमा वहां से हटा दी गई है। पुलिस ने जबरदस्ती प्रतिमा को हटा दिया और जिस स्थान की जिसके तहत ये प्रतिमा लगाई जा रही थी और प्रतिमा लगाने के बाद में पार्टी के संगठन का विस्तार किया जाना था। पर आरोप लगा रहे थे कि ये जो मूर्तियां उत्तर प्रदेश आ रही हैं ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा के कहने पर आ रही है। आपको ऐसा क्यों लगता है? जी, असल में आप एक छोटा सा और इंसिडेंट से आप समझ जाएंगे मेरी बात से जी कि जिस तरह से वीआईपी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपने राजनीतिक मंसूबों को जो आगे बढ़ाते हुए जिस तरह से मूर्तियां लगाई हैं जी उन मूर्तियों के बारे में सारी जानकारी भाजपा के सभी लोगों को रहती है। उसका एक सबसे बड़ा प्रमुख कारण क्या है मैं आपको बताऊं कि इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां जब आ रही थी जी तो या बागी तंत्र को नहीं पता, सबको पता था। लेकिन वहां क्यों उसको रात में लगने दिया गया? क्योंकि जब लगेगी और उसको हटाया जाएगा तो उसके बाद बवाल होगा। बवाल होगा तो सारा का सारा जो निषाद समाज है वो वीआईपी पार्टी की तरफ चला जाएगा। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ इसमें यहाँ पर कि फूलन देवी की ही मूर्ति क्यों लगाना चाहते हैं? फूलन देवी कोई ऐसी महापुरुष नहीं रही कि जिन्होंने अच्छे काम किए थे। भाई वो अगर उन्होंने उनके लोग कहते हैं कि भाई उनके साथ बलात्कार हुआ, अगर उनके साथ बलात्कार हुआ था तो बलात्कार के लिए जो उसमें आरोपी थे एक भी व्यक्ति को फूलन देवी जी ने नहीं मारा है। जिन 20 लोगों की हत्या हुई थी उनमें दलित समाज के लोग थे 2, एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति थे जिनका नाम नजीर अहमद करके था। तो आप देखिए कि उन्होंने जो हत्याएं करी मुस्लिम समाज के लोगों करी और दलित समाज के लोगों करी, राजपूत समाज के लोगों को भी उन्होंने मारा। लेकिन किसी भी एक ऐसे व्यक्ति को नहीं मारा जो व्यक्ति उनके उस बलात्कार में या उनके साथ जो घटना हुई थी उसमें कोई शामिल रहा हो। तो ये जो सारी चीजें हैं जानबूझ करके उनको महापुरुष या उस श्रेणी में इसलिए वीआईपी लाना चाहती है। उनको पता है कि राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी जो है उसको वो बदनाम करना चाहते हैं कहीं ना कहीं, और जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी इस पूरे षड्यंत्र के पीछे है। वीआईपी पार्टी को यहाँ लाने में उसका बहुत बड़ा योगदान है और संजय निषाद को भी वो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं जो उनके साथ आना चाहते थे। और लेकिन अब क्योंकि निषाद समाज के जो पार्टी है संजय निषाद जी उन्होंने बड़ी डिमांड करी थी इसलिए अब उनके पीछा छुड़ाना चाहते हैं। जी प्रदीप जी, इस पूरे वाक्य को मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से अब भाजपा पर आरोप लग रहे हैं कि भाजपा ही वीआईपी पार्टी को उत्तर प्रदेश लेकर आई है, इसको लेकर आपको क्या कहना है कि क्या वाकई भाजपा ये एक इस्तेमाल करना चाहती है वीआईपी पार्टी को? बिल्कुल, देखिए सोम जी की बात आधी सच है और आधी असत्य है। मैं आऊंगा सोम जी। जैसे सवाल किससे था ये? जी आपसे, प्रदीप जी आपसे जवाब चाहूंगी मैं इसका। जी देखिए सोम जी की बात में 2 चीजें हैं। सोम भी राजनीतिक खिलाड़ी है, मुझे लगता है राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। उन्होंने बड़े साफ गोई से बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे है। हो सकता है उनका हाथ हो, क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं है इतनी बड़ी मूर्तियां कैसे आ गई, कैसे स्थापित हो गई, क्या शासन प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। इससे साफ जाहिर है कि उनको ये पता था और ये पूरा होने दिया गया। होने के बाद इसको रोकने की कोशिश की गई जिससे कि ये पूरा मामला लाइमलाइट में आए, चर्चा में आए और वीआईपी पार्टी को इसका माइलेज मिले। वहां तक की बात उनकी बिल्कुल, सोम जी की बात बिल्कुल सही है। लेकिन सोम जी अपनी राजनीति को दूसरी तरीके से यहाँ पर चमकाना चाह रहे हैं। तो फूलन देवी क्योंकि एक उनके लिए ये कहा जाता है कि एक दर्द उभरता है कि जब उनके लिए कहा जाता है कि उनके साथ बलात्कार हुआ, उनके साथ प्रताड़ना हुई और ऐसे में वो चली जाएगी बीआरपी पार्टी की तरफ। तो वो देखने की बात, क्योंकि सोम जी ने बहुत
गोस्वामी से बहुत अच्छी तरीके से ये बता दिया कि 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण बताई। एक, उन लोगों की हत्या नहीं हो पाई जिन्होंने उनके साथ में बलात्कार किया या रेप किया। दूसरी, जो लोग मारे गए थे उसमें 2 दलित थे, यानी कि दलित इस मुगालते में ना रहे कि तो फूलन देवी सिर्फ ठाकुरों को मारती थी या दूसरे लोगों को मारती थी, उन्होंने दलितों की भी हत्या की। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज उन्होंने उसमें जोड़ी कि उसमें एक मुस्लिम भी मारा गया, यानी कि मुस्लिम भी होशियार हो जाए, क्योंकि मुस्लिम भी उनके हितधारी नहीं है। फूलन देवी ने सबका कत्ल किया है। तो यहाँ ऐसी राजनीति चल रही है, और राजनीति में हमने पहले भी बताया कि साम दाम दंड भेद सब कुछ चलता है। सोम जी अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, और ये ठीक बात भी है। वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी आगे बढ़े, उनकी पार्टी का वोट बैंक उन्होंने खुद ही स्वीकार किया कि जो वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का है वही वोट बैंक सोम जी की पार्टी का है। तो जाहिर सी बात है कि वो आरोप लगाएंगे, लेकिन देखना पड़ेगा। जब भीड़ में उन्होंने बैंडेज क्वीन ने हत्या की थी तो उसमें ये नहीं देखा था कि उसमें ज्यादातर उसमें ठाकुर थे, ये नहीं देख पाई थी कि उसमें एक मुस्लिम भी थे और एक दो दलित भी थे। तो राजनीति की बात है यहाँ पर ऐसी। शायद वो सोम ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि मुस्लिम और दलित भी होशियार हो जाए, क्योंकि बैंडेज क्वीन किसी की नहीं थी, और अगर बीजेपी पार्टी उनकी राजनीति कर रही है तो ये पार्टी भी इन लोगों की नहीं हो सकती। जी प्रदीप जी, मैं आपसे यहाँ पर एक और है अखिलेश यादव, उन्होंने भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो कहीं ना कहीं पिछड़ा वर्ग को लुभाने का प्रयास हर पार्टी कर रही है। उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी का जो वोट बैंक है वो इतना अहम क्यों इस वक्त माना जा रहा है? देखो, ऐसी इसमें साफ बात है, इसमें कोई छुपा नहीं है, ये सब खुला हुआ ओपन प्रूफ है ये जी कि कम से कम 7 से 8% निषाद है। और ये निषाद पहले कहीं जागरूक नहीं थे, लेकिन अब काफी निगाह लगी हुई है। जी बिल्कुल प्रदीप जी, मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब निषाद पार्टी को लुभाने के लिए हर पार्टी पुरजोर प्रयास कर रही है, वोट बैंक अपनी तरफ आकर्षित करना चाह रही है। और ऐसे में जो स्मारक लगाए जा रहे हैं, मूर्तियां जो बनवाई जा रही हैं, ये चाहे वो भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति की बात हो, चाहे वो काशीराम जी की मूर्ति की बात हो, चाहे वो फूलन देवी की मूर्ति की बात हो, तो जिस तरीके से प्रतिमाओं का दौर शुरू हो गया है, लोग स्मारक बनवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसे साफ जाहिर हो रहा है कि 2022 के चुनावों के लिए कमर कस ली गई है। पवन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, असल में ये सारा जो विवाद है और जो ये सारी चीजें उठी हैं वो कहाँ से उठी, मैं उसकी थोड़ा जड़ में जाना चाहता हूँ। अभी हम लोगों ने पिछले महीने में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन बीजेपी मुख्यालय के ऊपर राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य ने किया और ये ऐसा पहला प्रदर्शन था जो बिल्कुल बीजेपी मुख्यालय के गेट पर हुआ। आज तक कोई ऐसा प्रदर्शन, इतना बड़ा प्रदर्शन नहीं हुआ। अब बीजेपी इससे बौखला गई है। बौखला क्यों गई है वो बताता हूँ आपको। हमने डिमांड रखी थी कि क्षत्रिय समाज के प्रभु श्री राम जो है, सब जानते हैं वो रघुवंशी थे और क्षत्रिय समाज से आते थे। तो हमने उनसे ये पूछा था कि अगर क्षत्रिय समाज का एक भी व्यक्ति इस ट्रस्ट में, या तो भगवान श्री राम के जो वंशज हैं, जो यहाँ पर घोषित वंशज हैं डॉक्यूमेंटेड, उनमें से किसी एक को रखा जाता, या किसी भी क्षत्रिय समाज के एक व्यक्ति को उनको श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में रखा जाना चाहिए था। तो उसमें क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि जब घोटाले की बात आई, और आप समझिए कि अगर आपके परिवार में आपके ही ग्रैंडफादर का कोई मंदिर बन रहा हो और उसमें आपके ही परिवार का कोई व्यक्ति सदस्य ना हो और उस गांव के हर समाज का व्यक्ति उसमें सदस्य हो, और घोटाला अगर हो जाए तो घोटाला होने के बाद में उस परिवार पर क्या गुजरेगी? क्या वो सोचेगा कि उनके ही ग्रैंडफादर का तो मंदिर बन रहा था और उसी में जो है घोटाला हो गया? तो हमने जो ये डिमांड रखी थी कि एक स्वर्ण समाज का व्यक्ति जो है वो इस ट्रस्ट में होना चाहिए, उस डिमांड, वो हमारी जायज डिमांड है, उससे बौखला गई है बीजेपी। अब बीजेपी को ये नहीं सूझ रहा कि वो क्या करे, तो इस वजह से उन्होंने निषाद समाज के जो व्यक्ति हैं उनको पार्टी में उन्होंने कहा कि भाई आप आवाज को उठाइए अपनी और फूलन देवी जी की बात करिए, ताकि कहीं ना कहीं जो है शेर सिंह राणा जी के बारे में बात उठी। तो ये जो पूरा का पूरा मामला है वो केवल राजनीतिक तौर पर तूल दिया जा रहा है। और अब निषाद समाज, क्योंकि निषाद समाज की जो पार्टी है वो यहाँ बड़ी मजबूत है, तो निषाद समाज क्योंकि अब बीजेपी के साथ नहीं है निषाद पार्टी, इस वजह से वीआईपी को अब ये पिक्चर में लेकर आना चाहते हैं। इनका मकसद बीजेपी का केवल यहाँ पर अन्य पार्टियों को लाकर उनका वोट बैंक पे कब्जा करना, केवल यही रह गया है।
और जातिगत जितनी भी पार्टियां हैं, जाति आधारित पार्टियां, उन सारी पार्टियों को ये एक एक करके बढ़ावा दे रहे हैं। और ऊपर से कहा जाता है कि बीजेपी जातिगत पार्टियों को खत्म करना चाहती है, या जातिगत आधारित जो मामला है उसको खत्म करना चाहती है, विकास की ओर जाना चाहती है। लेकिन ये कैसा विकास का मामला है कि जितनी भी जाति आधारित पार्टियां हैं, उन पार्टियों को बढ़ावा दिया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। एनडीए में जितनी भी जाति आधारित पार्टियां हैं, सबको रखा जा रहा है ला करके। इनके पास उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है तो बिहार से ले आओ चलो। तो ये सारा का सारा जो मामला है वो बीजेपी का, जो आपका मांझी समाज का, जो आपका निषाद समाज का वोट बैंक है, उसको हथियाने का मामला भर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जी प्रदीप जी, इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगी कि जिस तरीके से पवन सोम जी इस बात को कह रहे हैं कि ये पूरा जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी घटनाक्रम है, ये पूरा बीजेपी द्वारा रचित है। और जिस तरीके से ये फूलन देवी की प्रतिमा है तो यहाँ पर शेर सिंह राणा का नाम सामने आए, इसलिए ये सारी चीजें करी जा रही है। तो कहीं ना कहीं सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश जो है वो की जा रही है, तो उसको लेकर आपको क्या कहना है? देखिए, पवन जी की बात से एक बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ, और उन्होंने अच्छी बात उठाई कि वंशज है उनके, और जब ये राम मंदिर बन रहा है तो उस ट्रस्ट में उनको क्यों नहीं रखा गया? ये सवाल बहुत ही वाजिब है उनका, वो रखा जाना चाहिए, क्यों नहीं रखा गया? और सवाल और भी कई उठ रहे हैं, सोम जी जानते हैं, तमाम लोग और भी सवाल उठाए, उमा भारती ने सवाल उठाए, कल्याण सिंह ने उसमें सवाल उठाया कि पिछड़ों को उसमें क्यों नहीं शामिल किया गया? इतना बड़ा ट्रस्ट बनाया, एक पिछड़े का उसमें प्रतिनिधित्व होना चाहिए। सोम जी कह रहे हैं कि ठाकुरों को उसमें नहीं रखा गया, ये बात भी बिल्कुल वाजिब है, क्यों नहीं ठाकुर को रखा गया, क्यों नहीं रखा जाना चाहिए, और दूसरे जातियों को भी उसमें समाहित किया जाना चाहिए। अगर सौहार्द की बात की जाए तो सारे लोगों का उसमें प्रतिनिधित्व होना चाहिए, एक वर्ग का उसमें वर्चस्व नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी ये देखा जा रहा है, जैसा सोम जी भी कह रहे हैं, उसमें एक वर्ग का वर्चस्व है, बाकी लोगों को उससे बाहर कर दिया गया है। और क्योंकि ये बार बार आरोप लगते रहे हैं कि निषाद राज दलित भगवान राम के इतने नजदीक है, उन्होंने केवट ने उनको नदी पार करवाई, तब भगवान राम जाकर के रावण पर जीत दर्ज करा पाए, तो क्यों नहीं उनको उसमें शामिल किया गया? और इसको लेकर के तमाम सवाल उठते रहे हैं, और ये भी सवाल उठे कि देश के राष्ट्रपति क्यों को उसमें शामिल, तो भी अब इसका हिस्सा बन गए। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो कि पोस्ट किया है अखिलेश यादव ने। कहना चाह रहे थे जी पवन जी? ये है कि आप अगर निषाद समाज को किसी ने सम्मान देने का काम किया है तो वो हमारी पार्टी ने किया है जी। उसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जो फूलन देवी जी की बहन है मुन्नी देवी जी, वो हमारी इस पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं जी। उन्होंने ही इस पार्टी को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। क्या लड़ा था हम अरुणा बहन की, जो कश्मीर से आती हैं, तो उन्होंने भी चुनाव लड़ा था। तो आप देखिए कि हमने तो इस समाज की अपनी बहनों को, अपने इनके निषाद समाज के भाइयों को, भाई बहन है वो हमारी पार्टी के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। मुन्नी देवी जी उसका बहुत बड़ा उदाहरण है जी। हमारे साथ लगातार उन्नाव से हमारे संवाददाता अरुण भी जुड़े हुए हैं। अरुण, आपसे जानना चाहेंगे तमाम जानकारी देने के लिए। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बैंडेड क्वीन पर बवाल, जिस तरीके से मूर्ति को लेकर बवाल मचा हुआ है। यहाँ पर आपको बता दें कि जिस तरीके से